नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट पवन महेश्वरी जी। देखिए, हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, जैसे कि हेडलाइंस में अपफ्रंटली मेंशन किया गया कि एक गैप डाउन के बाद बाजार में वापस से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। चार्ट्स पे भी आपको क्लियरली वो शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब अच्छी खासी रिकवरी बाजार में आती हुई दिखाई दी, लेकिन इस टाइम पे बैंकिंग शेयर्स में वापस से एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी फार्मा की बात करी जाए तो अच्छी खासी तेजी, यहाँ पे करीबन 3% की तेजी के साथ ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ केयर में अच्छा खासा इजाफा है, करीबन 0.25% की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एफएमसीजी भी इन ग्रीन ही इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऐसे बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए? क्या ये टाइम है कि डिप्स पे हम खरीदारी कर ले, कॉशियस अप्रोच बरतनी है? किस तरीके से बाजार के मूड माहौल को समझे, ये समझते हैं पवन जी से। पवन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन, कैसे हैं? ऑल गुड सर, ऑल गुड। सर, हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन बाजार के अंदर अनडाउटेडली एक वॉलेटाइल मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। चाहे वो हम इस टाइम पे ग्लोबल क्यूज की बात कर ले, अपने डोमेस्टिक क्यूज की, बिकॉज अर्निंग सीजन और काफी इंपॉर्टेंट अर्निंग सीजन होता है Q4। क्या करा जाए ऐसे बाजार के मूड माहौल में? और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि HSBC ने भी इंडिया की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। अर्निंग्स को लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है। आपका क्या स्टांस है? देखिए, ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो क्रूड भी इस वक्त बढ़ रहा है। यूएसडी आईएनआर के अंदर भी एक अच्छा जो है नेगेटिव मोमेंटम चल रहा है हम लोगों के लिए। बट अगर इंडिया स्पेसिफिक बात करेंगे तो अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्मॉल मिड कैप साइज जो शेयर्स है यहाँ पर थोड़ी बाइंग आ रही है। तो इंडियन मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन पिछले कुछ दिनों में देखा जा चुका है। यहाँ पर मैं जो है निफ्टी का एक अच्छा इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। आने वाले कुछ समय में अगर हम चाहें तो इसको 2 या 3 फेजेस में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग हो सकते हैं और यहाँ से काफी अच्छी रिकवरी देखी जा सकती है। ओके, तो ये बात हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी। साथ ही ओवरऑल मार्केट पर देखिए ब्रेथ, एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप रखिएगा स्क्रीन पर। वहां पर हमने अच्छी रिकवरी देखी। बाइंग है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स पर फोकस रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनानी है आपको मार्केट में। ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग फिलहाल नजर आ रही है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा। लेकिन एक सिरदर्द जो अभी बाजार के लिए है, दैट इज ब्रेंट क्रूड। एक बार वो रखिएगा स्क्रीन पर। 104 के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। 103 हुआ है अभी। अब देखते हैं यहाँ से क्रूड की क्या ट्रेजेक्टरी होती है, किस दिशा जाता है, लेकिन वो एक परेशानी का सबब है फिलहाल बाजार के लिए। ओवरऑल मार्केट पर ये चर्चा हो गई, लेकिन आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर फटाफट से लेकर आइए स्क्रीन पर। 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजिए। और इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि सीएनबीसी आवाज़ के एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हैंडल पर भी टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंचन नौटियाल और श्रेया ठाकुर को भी आप टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दी आपको प्रोसेस हमारे साथ जुड़ने की। और इसी कड़ी में अच्छा, बहुत सारे कॉलर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन पहले सोशल मीडिया क्वेरीज एड्रेस कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल गेस कीजिए आज आए हैं ट्रेंड पर। पवन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन। पहली बार शायद आप कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, ट्रेंड में क्या किया जाए? ट्रेंड आज 2% नीचे, ट्रेंड का चार्ट रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। 2% नीचे, डेज लो पर कर रहा है कारोबार। ओहो, तो ये तो गिरावट और बढ़ गई है, 0.4% नीचे है। पवन जी, रिजल्ट ठीक थे Q4 के, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी कॉशियस थी। और रिपोर्ट देख रही थी मैं सुबह ब्रोकरेजेस की, काफ़ी मिक्स्ड, आउट परफॉर्मेंस से सेल तक के कॉल थे। तो ट्रेंड किस दिशा जा रहा है? जिनकी पोर्टफोलियो में है वो क्या करे? क्या और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, क्या इन लेवल्स पर शॉर्ट करना बनता है? देखिए, ट्रेंड का जो रिजल्ट है, रिजल्ट काफी मुझे तो अच्छा लगा। और पर अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं तो पिछले 15 से 20 सेशन, ट्रेडिंग सेशन के अंदर ट्रेंड ऑलरेडी एक काफी अच्छी 3500 से 4200 की रन ले चुका है, विच मेक्स इट अराउंड 20% का अपसाइड मूव आ गया था। बट रिजल्ट उसके हिसाब से इनलाइन नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारे को करेक्शन देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में मैं ज्यादा से ज्यादा 4000 4100 का लेवल आते हुए देख रहा हूँ। यहाँ पर एक वापस से अक्यूमुलेशन की कोशिश की जानी चाहिए। और ओवरऑल जो ये स्टॉक है ये काफी पॉजिटिव है। और इसके अंदर आने वाले टाइम पे एक अच्छे लेवल करीब 5000 5500 तक के देखने जा सकते हैं।
ओके, तो ये थी राय ट्रेंड के ऊपर और अनडाउटेडली नंबर्स अच्छे आए थे, लेकिन जो नियर टर्म आउटलुक है वो थोड़ा सा इस टाइम पे डराता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज जो इनपुट कॉस्ट है उसमें एक इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है। सप्लाई चेन में जिस तरीके की मैक्रो कंडीशन है वहाँ पे एक डिस्ट्रप्शन आ सकती है और हो सकता है कि हमें डिमांड में एक अनसर्टेनिटी भी आती हुई दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कि सबसे पहले दर्शक हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं। हिमाचल से नितेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या सवाल? मैम मेरे पास टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के 114 शेयर है एट द रेट ऑफ 213। तो मैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए जानना चाह रहा हूँ जी, 1 to 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, 102 साल का नजरिया, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, 140 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 213 की आपने की है बाइंग और 440 पे ये कारोबार करा है, यानी कि अच्छा खासा पैसा हो गया है, ऑलमोस्ट डबल, और आने वाले 1-2 साल के लिए रखने की सोच रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी है। सर क्या करा जाए यहाँ पे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में? देखिए, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के जो चार्ट है फिलहाल काफी मुझे स्ट्रांग नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब इनको काफी अच्छे ये प्रॉफिट में है, तो यहाँ पर एक इधर ये 430 रुपए का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करें, अदरवाइज एक बार यहाँ पर इनको पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल डेज लो पर कर रहा है कारोबार, 2% नीचे है। हालांकि पूरा ऑटो पैक आज काफ़ी कमजोर। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, 430 होल्ड कीजिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हैवेल्स लेकर आइएगा एक बार स्क्रीन पर। काफ़ी डेंट इसमें आज पड़ चुका है, 5% से ज़्यादा की यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है, 6% इनफैक्ट। और हैवेल्स के नतीजे आए और तिमाही में अगर आप बात करें तो मुनाफा 41% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन 11.5% से ज़्यादा घटकर करीब 11.25% हो चुका है। नतीजों और फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा करने के लिए कंपनी के चेयरमैन और एमडी अनिल राय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो सर आपसे यही कि लॉयड ये काफ़ी कमज़ोर रहा, लॉयड में इम्पैक्ट देखने को मिला है, बेस मेटल भी काफ़ी कमज़ोर है, तो ये जो डिलेड हो गई है समर की, इस तरीके से आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं लॉयड को लेकर? नहीं, आई थिंक यू आर राइटली सेड कि जो लॉयड में है पिछले साल एक समर का बेस का एक चैलेंज रहा, क्योंकि समर डिलेड रही, उसके चलते जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन पूरे साल के लिए रहा। उसका इफेक्ट फोर्थ क्वार्टर में भी रहा बिकॉज चैनल में इन्वेंट्रीज थी। तो ये एक पर्टिकुलर ईयर था, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हमको ये लग रहा है कि लॉयड में भी वापस काफी बढ़ोतरी आनी चाहिए, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री वाइड फिनोमिनन था लास्ट ईयर और इस साल वो रिवर्स होना चाहिए। ओके तो गुड मॉर्निंग अनिल जी। अगर डेफिनेटली हम नंबर्स की बात करें तो वहाँ पे लॉयड का एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ साथ एक सेगमेंट आपका और है फैन एंड एयर कूलर का, वहाँ पे भी जो डिलेड समर हमने देखने को मिली है, इनफैक्ट मॉनसून हमने देखा काफ़ी लंबे टाइम तक बरसता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से समर डिले हुई है। यहाँ क्या लग रहा है कि अप्रैल 2026 से कोई मीनिंगफुल रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है? और अगर हम बात करें इस टाइम पे चैनल पार्टनर्स की, क्या वो एग्रेसिवली इस टाइम पे बाइंग कर रहे हैं? तो सिमिलर सिचुएशन है फैंस और एयर कूलर्स में भी, जो एयर कंडीशनर्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर में बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ये रहा चैनल में भी इन्वेंट्रीज हाई रही, लेकिन अभी कुछ दिन से जो समर का एक कॉन्सेप्ट है वो काफी एक अच्छा सीजन का एक बहाव दे रहा है। उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द फैंस में भी, कूलर्स में भी और एक एसीज में भी अच्छा उठाव देखने को उम्मीद है। ओके अच्छा, सवाल पावर केबल्स स्पेस को भी लेकर। पावर केबल्स में हमें स्ट्रॉन्ग बढ़ोतरी देखने को मिली है, कमोडिटी कीमतों में भी बढ़ोतरी से केबल्स के मार्जिन को सपोर्ट मिला है, लेकिन कमोडिटी में अगर गिरावट आती है आगे चलकर तो क्या मार्जिन प्रेशर में आएगा? आई थिंक केबल्स एंड वायर्स में जो हैवेल्स ने एक कैपेसिटी एक्सपेंशन की है अंडरग्राउंड केबल्स के लिए, इंडस्ट्रियल केबल्स के लिए, उसकी वजह से एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ हमको 2025-26 में देखने को मिली है। वायर्स एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है हैवेल्स का, एक ब्रांडेड सेगमेंट है जो कि अभी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। तो आने वाले टाइम में भी हमको लगता है कि ब्रांड और एक जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसकी वजह से केबल्स एंड वायर्स में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखने को मिल सकती है।
मार्जिन जहां तक है वो क्वार्टर टू क्वार्टर कभी वेरी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशंस और नॉर्मल रॉ मटेरियल प्राइसेस, इन्वेंट्री गेन्स कभी आ जाते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मलाइज्ड मार्जिन्स ही हमको एक्सपेक्ट करने चाहिए केबल्स एंड वायर्स बिजनेस में। ओके, तो नॉर्मलाइज मार्जिन्स ही हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके अक्रॉस द पोर्टफोलियो की बात करी जाए तो क्या फिस्कल ईयर 26 में आपने कोई प्राइस हाइक लिया है, एंड आगे चल के भी अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 27 की, तो क्या कस्टमर इस टाइम पे कोई प्राइस हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक अगर पिछले 3 या 4 महीने का ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो कई रीजंस रहे हैं प्राइस हाइक्स लेने में वेरियस डिविजन्स में। कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस पहले काफी बढ़ी, और फिर उसके बाद जो वॉर सिचुएशन आई उसमें भी जो पेट्रोलियम की वजह से इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स की प्राइसेस में भी बढ़ोतरी है। तो पिछले 3 या 4 महीने में वेरियस टाइम्स पे वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरीज में प्राइस हाइक्स देखे गए हैं, और वो अभी कंटिन्यूड हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल एज वेल। जहां तक सीजनल प्रोडक्ट्स हैं लाइक फैंस एंड एयर कंडीशनर्स, वहां पे प्राइस हाइक्स आल्सो बिकॉज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स जो चेंज हुए हैं 1 जनवरी से, उसकी वजह से भी प्राइस हाइक्स हैं। तो overall there is a quite a inflationary trend in many product categories which it can eventually कहीं ना कहीं इसको डिमांड पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। ओके, नोटेड। अच्छा अनिल जी, फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस क्या होगा, क्योंकि काफ़ी मिक्स्ड इन्वायरमेंट रहा है फिलहाल? आई थिंक अभी कहना बहुत जल्द हो जाएगा, अभी हम अप्रैल के महीने में ही हैं, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस एंड जनरल डिमांड इन द मार्केट। बट हैवेल्स की तरफ से हम लोग कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स अपनी जारी रखेंगे, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन रीच में है, इनोवेशन में है। आप देखेंगे हमारे R&D स्पेंड्स हर महीने हर साल बढ़ रहे हैं, और ब्रांड इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी अभी बढ़ रही है। तो आई थिंक कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी, जिसका एडवांटेज हमको वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ में इस साल मिलने को दिख सकता है। ओके, तो वैल्यू और वॉल्यूम में दोनों में ही एक अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी गोल्डी इन्वेस्टमेंट की, तो फिस्कल ईयर 26 के रिजल्ट्स में तो हमने देखा है कि वहाँ पे एक फेयर वैल्यू आती हुई दिखाई दी है। 27 की बात करी जाए तो यहाँ पे भी कोई चांसेस हैं कि हमें एक फेयर वैल्यू गेन देखने को मिले? आई थिंक हम लोग गोल्डी की जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, रादर देन जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। हमारा ये एक सप्लाई चेन अश्योरेंस का एक स्ट्रैटेजी रही है। आप देखेंगे कि हमारे अदर सेगमेंट में जहाँ पे सोलर बिजनेस रिसाइड करता है, वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, अराउंड 50% इन दिस क्वार्टर। तो उसका रीजन है कि हमारी जो assured supplies from our investment in Goldie वो रही है। So जहां तक देखिए वैल्यूएशंस का सवाल है, ये मार्क टू मार्केट गेन्स कभी ऊपर भी रह सकते हैं, कभी नीचे भी रह सकते हैं, बट दिस इज मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट। बट अदरवाइज हमारी स्ट्रेटेजिक रैशनल जो इस इन्वेस्टमेंट का है वो काफी डिफरेंट रहा है, विच इज मोर फॉर बिजनेस। ओके अनिल जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं और हैवेल्स लेकर आइए स्क्रीन पर। आज के सेशन में 6.5% का डेंट है। नतीजे जाहिर तौर पर कमज़ोर रहे क्वार्टर 4 के, स्पेशली हर पैमाने पर तो कमज़ोर रही। स्पेशली अगर आप देखें तो ECD और लॉयड के चलते ही ज़्यादा डेंट पड़ा है। पवन जी, 6.5% डाउन हैवेल्स, अब बताइए स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन फिलहाल लग रहे हैं नजर? देखिए हैवेल्स जो है ये ऑलरेडी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग करीब 1200 1250 के आसपास का इसका लेवल है, और नो डाउट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 1200 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड में बना रहा जा सकता है, और आने वाले टाइम पे ये यहाँ से अच्छे मूव देगा। ओके, तो ये थी राय हेवल्स में, लेकिन आज एक काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को मिला। करीबन 6.25% की कमजोरी यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। खैर चलिए आगे बढ़ा जाए, और दर्शक काफ़ी सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोकारो से प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए क्या सवाल? जी, मेरे पास जुपिटर वैगन के 300 शेयर हैं और टाटा केमिकल। टाटा केमिकल के अलावा क्या नाम बोला आपने? सॉरी मैंने मिस किया। जुपिटर वैगन, ओके। तो उसमें काफी लॉस है मैम, तो उसमें क्या किया जाए? आपको एवरेज किया जाए, होल्ड किया जाए, या सेल कर दिया जाए? बाइंग प्राइस बताइए एक बार प्लीज आप जुपिटर वैगन का। 380 380
380 शेयर्स कितने हैं? 200 200 शेयर्स है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है आपका या शॉर्ट टर्म का? 1 ईयर। 1 ईयर का, ठीक है। शुरुआत कर लेते हैं टाटा केमिकल के साथ पहले, जहां पे आपने बताया कि 980 की बाइंग है, 200 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और वहां से करीब करीब 200 रुपए यहाँ से स्लिप हो गया, 200-300 रुपए स्लिप हो गया है जो बाइंग प्राइस है आपका। आगे की ट्रेजेक्टरी अगर पास्ट का डेटा भी देखा जाए तो करीब करीब 17% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। महेश्वरी जी, आगे का आउटलुक किस तरीके का दिखाई दे रहा है टाटा केमिकल में? देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो वहां तो स्टोरी इसकी इंटैक्ट है, पर इसका अभी जो अर्निंग प्रेशर आ रहा है ये एक काफी बड़ा कंसर्न है। और ये अर्निंग प्रेशर को देखते हुए, चूंकि ये ऑलरेडी 200 रुपए के लॉस में है, अगर ये साल 1.5 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं तो इस ट्रेड में बने रहें। अगर साल 2 साल का इनका हॉरिजन नहीं है तो यहाँ से इसमें और पैनिक देखने को मिल सकता है। ओके, और भी पैनिक देखने को मिल सकता है, लेकिन साल 2 साल का होराइजन है तो आप यहाँ पे स्टिक अराउंड करके चल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका जुपिटर वैगन पे है, 200 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 380 की बाइंग है। अनडाउटेडली यहाँ पे भी करीबन 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। 2024 के बाद लगातार हम देखें तो जुपिटर वैगन एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या करंट सिचुएशन को देख के लग रहा है कि वापस से कोई बेस बन रहा है? जी हाँ कंचन, अगर हम पिछले 3 से 4 वीक्स की बात करें तो पिछले 3-4 वीक में इसने बॉटम से काफी अच्छा उठा है 240-50 के लेवल पे। और इसको प्रैक्टिकली अगर देखें तो पिछले 3 साल में इसने उस लेवल को जनरली तोड़ा नहीं है। तो वहां से ये उठ के पिछले 3 वीक से आया है। और अगर एक बार इसने 300-310 के लेवल को तोड़ा तो ये वापस से उस टेरिटरी में चला जाएगा जहां पर इनके पास है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बाय रेटिंग ही इसके अंदर काफी सारी अभी ब्रोकरेज हाउसेस की आई है। और जो लॉन्ग टर्म कैपेक्स स्टोरी है रेलवेज की वो इंटैक्ट है। ये अच्छे सपोर्ट जोन पे है, यहाँ पर इनको पेशेंस रखना चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, वैगन बनाने वाली कंपनी जुपिटर वैगन पर ये व्यू हो गया। साथ ही टाटा केमिकल पर ऐसी अप्रोच अपनानी है आपको, होल्ड करने की राय जुपिटर वैगन्स पर और टाटा केमिकल पर फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र सक्सेना जी यूपी से। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास IRFC के शेयर हैं, आज 2 साल हो गया और मैंने डिलीवरी में 155 शेयर 180 रुपए के भाव से खरीदे थे मैडम। अब क्या करना चाहिए? क्या बेच देने चाहिए अथवा रखने चाहिए? मतलब आपने 2024 में खरीदा था IRFC का 180 के लेवल पर, ठीक है जी 180। ठीक है, 180 पे आपकी खरीद 106 पे कर रहा है कारोबार, तो लॉस हो गया आपको 74 रुपये प्रति शेयर का लॉस। हालांकि IRFC पिछले 1 महीने से कोशिश तो कर रहा है, 18% ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं IRFC ने पिछले 1 महीने से। चार्ट्स पे कुछ इंडिकेशन तो आ रहे थे स्ट्रॉन्ग, इसलिए CNBC आवाज़ ने इसको आज शुमार भी किया था अपने चार्ट GPT में। क्या किया जाए? 148 इसका 52 वीक हाई देख रही हूँ मैं पवन जी, वहाँ से एक तरफा करेक्ट होकर 106 पर कर रहा है काज और इनकी जो खरीद है वो काफ़ी हाई साइड की 180 की है। वहां तक कब तक जाएगा? 2 साल से ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है IRFC। वीरेंद्र जी, आपने जो ये स्टॉक लिया उस वक्त लिया था जब रेलवे थीम बहुत जबरदस्त तेजी में चल रही थी और प्राइसेस काफी ऊपर निकल गई थी। पर आपको यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। इसका जो Q3 का जब रिजल्ट आया था तो उसमें भी इसने करीब करीब 10-10.5% का इसमें प्रॉफिट का जंप था। अगर आप NPA देखेंगे तो 0 NPA की कंपनी है। बिजनेस मॉडल इसमें एक्सपेंड हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन की इसके अंदर अलग अलग तरह की बातें आ रही है सुनने में। और 90-95 का इसका एक टेक्निकली काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर आपको इसको पेशेंस रखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो ये काफी अच्छा क्वालिटी PSU सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है, ये आपके भाव से ऊपर आ जाएगा। एक क्वालिटी स्टॉक है जहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आने वाले टाइम पे आपके जो बाइंग प्राइस है वहां से आपको ये सरपास करता हुआ दिखाई देगा। काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं। सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगी, नवीन जी का आया है इंस्टाग्राम पे। पवन जी, इनके पास BEL के 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 436 की बाइंग है। वहां से एक थोड़ा सा हमें एक इजाफा तो देखने को मिला है। अनडाउटेडली पिछले 1 साल में इस पूरी ही थीम ने एक अच्छा हमें तेजी का मोमेंटम जो है वो दिखाया है। पर्टिकुलर स्टॉक की बात करी जाए तो यहाँ पे भी शानदार रैली देखने को मिली है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें कहाँ तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है?
देखिए ये BEL जो है ऑलरेडी अभी हाई टू हाई चल रहा है। आई थिंक इसका फाइनेंशियल ईयर 26 के में जो टर्नओवर वगैरह था वो भी कुछ 26,000 साढ़े 27,000 करोड़ के आसपास का चल रहा था, और इसमें 15 से 18% के बीच की YOY ग्रोथ रफली थी मेरे हिसाब से इसमें। और अगर इसकी अभी रिसेंट में अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक काफी बड़ी है। 1 अप्रैल 26 को इन्होंने लास्ट जो ऑर्डर बुक दिखाई थी वो करीब 70-75 हजार करोड़ के आसपास की थी। डेट फ्री कंपनी है प्रैक्टिकली, ROE इसका बहुत अच्छा है, रखना चाहिए, और यही एक कारण है शायद ये हाई टू हाई चल रहा है। PSU स्टॉक है, अगर डिप मिले तो लेने चाहिए। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। BEL में अच्छा काउंटर है, हालांकि आज थोड़ी कमजोरी के साथ कर रहा है कामकाज। अच्छा, बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आए हैं, और क्योंकि आज मैं देख रही थी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस फार्मा स्पेस से है, और एक बार PPL फार्मा लेकर आएगा, यानी कि पिरामल फार्मा हमारे पैनल ने पिक किया था और एक तरफा भागा 9% की तेज़ी के साथ अब कामकाज कर रहे पिरामल फार्मा। और ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने पिरामल फार्मा अच्छा आज ही लिया है, ठीक है आज ही लिया है रोहान जी ने, और क्या किया जाए, 9% की अच्छी खासी इसने बढ़त तो दिखा दी, और कहाँ तक जा सकता है पिरामल फार्मा, या फिर जो मुनाफा हो गया इंट्राडे में वो बांधे पवन जी? चार्ट्स के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं पिरामल फार्मा को, तो पिछले 4 वीक से इसने काफी स्ट्रॉन्ग अच्छा मोमेंटम दिया है। करीब 135 रुपए से ये अभी 167-68 रुपए के आसपास आ गया है, और इसके डाउन मूव के बाद भी इसने काफी अच्छा कंसोलिडेट किया था। इसके अंदर बीच में कुछ जो अगर ध्यान हो तो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कुछ शटडाउन के ऑर्डर वगैरह आए थे, वो सारे सेंटिमेंट्स ने इसको उस वक्त नेगेटिव कर दिया था। फिलहाल ये जो है इन सब चीजों से बाहर निकलने में लगा हुआ है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पर 132-135 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है। 132-135 के स्टॉप लॉस को रखते हुए इसके अंदर अगर ये रखेंगे तो ये काफी एग्रेसिवली अच्छे रिटर्न इनको दे सकता है। ओके, पिरामल फार्मा पे ऐसी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, फिलहाल कैसे अप्रोच करना है वो हमने समझ लिया। बहुत शुक्रिया पवन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना टाइम देने के लिए। एंड अंडर दिस न्यू पर्पस एंड न्यू ब्रांड आइडेंटिटी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, व्हाट आर द चेंजेस यू आर गोइंग टू डू ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स? Yeah, we're very excited about this chapter of the group. We think we have the advantages in a relatively unique position of being both a 129-year-old group enjoying the strength and legacy of the Godrej brand, which was founded in 1897. But we also want to combine that with the energy and ambition of a 2-year-old group, which we are in our new format as the Godrej Industries Group. And in addition to that, we've laid out certain financial targets for the business. So we hope to build a conglomerate with a 500,000 crore market cap over this period. And we've also set specific sales, profit and ROE targets for our businesses. Okay. So I think this will come about through all our underlying businesses doing well. Today we have a portfolio of 6 businesses. 3 of them are listed businesses, Godrej Properties, Godrej Consumer Products and Godrej Agrovet. And 3 are unlisted, Godrej Capital, Godrej Chemicals and Godrej Ventures. So I think this market cap unlock can happen by all businesses performing very well. So the listed businesses seeing growth in their market capitalizations, as well as we expect at least 2 out of these 3 unlisted businesses to be candidates for a listing over these next 5 years. इस टाइम पे जिस तरीके से हम मार्केट की वॉलेटिलिटी देख रहे हैं एंड द क्रूड कमोडिटी प्राइसेस हमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन एज वेल, इन particularly in your FMCG business, how do you see the volume growth in coming few quarters? I think the FMCG business, Godrej Consumer Products, is actually doing very well now. After a tough H1 in FY26, I think the government has also taken some steps on GST and other things, but we have seen FMCG improve. If you look at Godrej Consumer Products performance, it was much stronger in the second half of FY26, and this financial year is off to a good beginning. So we expect a very strong year. The medium-term aspiration for that business is to get to about a 10% volume growth. Last year we ended at about 6%, so we're well on our way there. And how is Indonesian businesses going on right now? So our international businesses overall have done quite well. Indonesia has had a little bit of a mixed year, but our Africa business has had its best ever year. Our international business, which is our business focused on exports, has also had its best ever year. So I think overall, as a portfolio, we're very excited about the next few years in Godrej Consumer Products.